तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा सिंधु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 15 क्वेश्चन गणित के पेडागोजी के, यानी गणित के शिक्षण शास्त्र के। आज 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप CTET 2022 की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षा सिंधु के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अस्मिता आप सबके लिए शिक्षा सिंधु में लेके आई हूँ सीटेट 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसके सभी दिनों के क्वेश्चन आंसर्स, सारे पेपर के पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर के आपका एग्जाम होता है, उसके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेके आई हूँ। जैसा कि अगर आप सब कभी देखे होंगे दोस्तों सीटेट 2021 के क्वेश्चन, तो आप देखे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल जो था वो भी हाई हो गया था। क्वेश्चन के पूछने का पैटर्न में भी कुछ बदलाव किए गए थे। तो अगर 2022 का एग्जाम आप पहली बार में क्लियर करना चाहते हैं और अच्छे नंबर से क्लियर करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप पहले पूछे गए क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि अब जो एग्जाम होगा आगे आपका 2022 यानी 21 के बाद अब जो भी एग्जाम होगा वो 2021 के क्वेश्चन के आधार पे ही पूछा जाएगा। और 2021 में दोस्तों 23 दिन एग्जाम चला था, यानी 23 क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर ले तो बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि आपके मार्क्स भी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आपकी तैयारी और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं। गणित के 15 पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत ही मजेदार तरीके से आज हम लोग सीखेंगे गणित के पेडागोजी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना। ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके थे, क्या आप फिर से इसे सॉल्व करके देखे हैं? नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। आज हम सॉल्व करेंगे गणित के पेडागोजी के क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन के बाद से आज हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों पेडागोजी का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 2021 के एग्जाम में, दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर 23 दिसंबर का है, 23 दिसंबर 2021 का। इससे पहले 16 दिसंबर से लेकर के और 22 दिसंबर तक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये 23 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है पेडागोजी का, आप सबके सामने ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में जो लिखा हुआ है कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, और हिंदी में देख लीजिए हिंदी में कैसे लिखा हुआ है। दोस्तों हिंदी में ऐसे लिखा है इस क्वेश्चन में, यानी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इकाई स्थान के नीचे 2 है, दहाई के नीचे 3 है। तो ऐसी कुछ गलतियां रहती है, ज्यादातर हिंदी में ही रहती है, इसलिए कहा जाता है कि इंग्लिश का क्वेश्चन देख ले। वैसे इसका कुछ बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के आंसर में, लेकिन फिर भी ये ऐसी गलती रहती है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कक्षा 3 की गणित की जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट को कुछ प्रश्न देती हैं, ऐसे 3 प्रश्न देती है सॉल्व करने के लिए। बाद में उन्होंने छात्रों को एक कार्य पत्रिका, जिसे वर्कशीट कहा जाता है, उसको हल करने दी, जिसमें समरूप प्रश्न थे, यानी एक ही प्रकार के प्रश्न। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक ही प्रकार के प्रश्न उसमें दिए हुए थे, यानी क्या हो रहा है, बार बार एक ही जैसा क्वेश्चन दिया जा रहा है। और हमें याद होगा कि इसे क्या कहते हैं, ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड कहते हैं, बार बार किसी एक चीज को रिपीट करना। तो एक ही प्रकार के समरूप प्रश्न उसमें उस वर्कशीट में हल करने के लिए थे। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कथन दी गई स्थिति के लिए उपयुक्त है, ये आपको ढूंढना है। नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं। सबसे पहला कथन है दोस्तों क्या, आप देख लीजिए, सबसे पहला वही है जो मैं अभी बताई हूँ, कार्य ड्रिल और अभ्यास, यानी ड्रिल और प्रैक्टिस पर आधारित है तथा प्राथमिक स्तर का हतोत्साहित होना। ये जो तरीका है इसे क्या करना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित करना चाहिए, यानी इसे प्राथमिक स्तर पर इस तरीके को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम दिए किसी बच्चे को और उसमें उसने कुछ गलती कर दी, तो हम बार बार बिना कुछ सिखाए बार बार ऐसा ही बोलेंगे, ऐसे ही सॉल्व करो, या फिर थोड़ा मोड़ा बदलाव करके बच्चे को यही क्वेश्चन बार बार देंगे तो बच्चा क्या करेगा, बार बार एक जैसे ही गलती करता जाएगा। और बार बार एक ही जैसा प्रश्न देना कहलाता है ड्रिल और अभ्यास, इंग्लिश में से कहते हैं ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो प्राथमिक स्तर पर ये नहीं होना चाहिए, बच्चे को
खेल के द्वारा पढ़ाना चाहिए, पहेली के द्वारा पढ़ाना चाहिए, ना कि ये जैसे प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन देके कुछ सिखाना चाहिए। तो सबसे उपयुक्त उत्तर जो है वो सबसे पहला ही है कि इसे हतोत्साहित करना चाहिए। बाकी और ऑप्शन दोस्तों क्या था, यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न का उदाहरण है। तो ये खुले सिरे वाले यानी ओपन इंडेड जो कहते हैं वो प्रश्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर होगा वो एक आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि आंसर कुछ भी आ सकता है, आंसर एक ही होगा। यानी ये बंद उत्तर वाला प्रश्न है जिसे कहते हैं क्लोज्ड इन क्वेश्चन, वो है। तो दूसरा ऑप्शन इसलिए नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, यह एक संदर्भात्मक प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पे किसी भी संदर्भ की बात नहीं की गई है, और समय बचाने के लिए तो शिक्षिका ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है, ना ही शिक्षिका को 10 और प्रश्न ऐसे बच्चे को दे देना चाहिए हल करने के लिए। सबसे बेस्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे आधारित है ये क्वेश्चन, और इसमें बात की जा रही है करके सीखने की। तो गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान यानी लर्निंग बाय डूइंग जो होता है उससे क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहला ऑप्शन कहा गया है कि अवधारणा से संबंधित जो अर्थपूर्ण या फिर क्रियाशील गतिविधि द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम करके सीखना, या फिर प्रश्नों को बहुत बार करके देखना जब तक क्रियाविधि रटकर स्मरण या फिर याद न हो जाए। ये तीनों गलत है। बहुत बार करके सीखना जिसे कहते हैं ड्रिल और प्रैक्टिस, अभी हम समझे हैं, ये नहीं करना चाहिए। ना ही रटना चाहिए, ना ही याद करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक से प्रश्नों को अवधारणाओं का अधिगम, यानी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है उससे अवधारणा का अधिगम, ये भी बहुत हद तक सही नहीं है दोस्तों। अगला ऑप्शन है स्वयं प्रश्नों को हल करना और सीखना। तो ये ठीक है, स्वयं प्रश्नों को हल करना और खुद से सीखना, लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा, किस चीज के लिए, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने के लिए सबसे बेस्ट होगा अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण ज्ञान होना, क्रियाशील गतिविधि द्वारा गणित का जो अवधारणा रहता है, जो गणित का कंसेप्ट रहता है, उसे अधिगम करना, उसे सीखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें डाटा हैंडलिंग की बात हो रही है कि कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन जो होता है, डाटा हैंडलिंग की जो अवधारणा होती है वो क्या सम्मिलित करती है। आंकड़ों का निरूपण, इसे सम्मिलित किया जाता है। आंकड़ों का विश्लेषण भी होता है, आंकड़ों का एकत्रीकरण भी होता है। कैसे होता है ये सब आपको गणित की पेडागोजी की क्लास आप जब लेंगे शिक्षा सिंधु में, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा कि आंकड़ों का जो प्रबंधन होता है दोस्तों, ये जो अवधारणा होती है आंकड़ों के प्रबंधन की, इसमें 3 चीज को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले आता है आंकड़ों का एकत्रीकरण, ये सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद किया जाता है आंकड़ों का निरूपण, और उसके बाद लास्ट में किया जाता है आंकड़ों का विश्लेषण। ये 3 स्टेप है आंकड़ों के प्रबंधन, आंकड़ा यानी डाटा के प्रबंधन में, यानी ये तीनों सम्मिलित किया जाता है। आंकड़ों का संग्रहण जिसे कहते हैं दोस्तों, ये संग्रहण की कहीं भी बात नहीं की जाती, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इसमें भी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए अंतर किस प्रकार से है, डाटा का कलेक्शन किया जाता है, डाटा का स्टोरेज नहीं किया जाता है दोस्तों। कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस, ये 3 किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 है दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी बात हो रही किसकी, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता करती है, छात्रों को संलग्न यानी व्यस्त करने में सहायक होती है। यानी ये क्या कह रहा है, क्या ये कह रहा है कि कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में दे देनी चाहिए, या फिर पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ना ही या क्या दोस्तों तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जाता है, या फिर कक्षा से श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड जो होता है उसके स्थान पर स्मार्ट बोर्ड लगा देना चाहिए। तो दोस्तों सबसे बेस्ट क्या होगा इसका, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ पूछ रहा है, ये भी हमेशा याद रखें। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इसका सही आंसर होगा तकनीकी का उपयोग
तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणा यानी ऐसी अवधारणा जिसे बच्चे मूर्त रूप से नहीं देख पाते हैं उसे समझने के लिए, अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जाता है। यानी कुछ ऐसी अवधारणा रहती है, कुछ ऐसी अमूर्त अवधारणा जिसको समझने के लिए क्या किया जाता है, तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ये होगा सबसे सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ समर्थित पहल जिसे कहा जाता है बाला, वो क्या है। तो आप अभी नोट कर ले, अगर आपको नहीं पता है कि बाला क्या है, तो बाला है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ये होता है बाला, इंग्लिश में भी देख लें, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसे कहा जाता है क्या, बाला। और एक और दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है काल्प। तो दोस्तों बाला तो मैं आपको बताई हूँ, कि आपको पता है कि काल्प क्या होता है। अगर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, नहीं पता हो तो ज़रूर पूछिएगा कि क्या होता है। अगले वीडियो में आपको अगर आप पूछें तो ज़रूर बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना। अगर कोई भी पैटर्न दिया हुआ है तो पहले उसे पहचानना, फिर उसे पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणितीय पाठ्यक्रम का क्या है, एक अनिवार्य भाग है। ये अनिवार्य भाग क्यों है, ये पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन में। तो क्या इसका आंसर होगा कि छात्रों के सृजनात्मकता और कला कौशल की विशेषताओं को विकसित करने के लिए। दोस्तों बच्चे की कला कौशल की विशेषताओं को विकसित करने के लिए पैटर्न को पहचानना, पूर्ण करना, ये गणित की कक्षा में करना कोई खास बात नहीं है, यानी बहुत ज़रूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन आगे के ऑप्शन को भी देखते हैं। अगला ऑप्शन है छात्रों को उच्च गणित में भाग लेने के लिए, संलग्न करने के लिए तैयार करना। तो दोस्तों क्या ये सही है कि बच्चे हायर क्लास में जब जाए और उच्च गणित जब पढ़ना, सॉल्व करें, इसलिए प्राथमिक स्तर पर ही उसे पैटर्न को पहचानना और पैटर्न को पूर्ण करना सिखाया जाता है? ये भी इसका सही आंसर नहीं है। अगला है छात्रों को गणितीय पहेलियां हल करने में सहायता करती है, क्या इसलिए इसे अनिवार्य भाग बनाया गया है, या फिर छात्रों की जो रचनात्मकता होती है उसको प्रोत्साहित करती है, संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में ये सहायता करती है? दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर पहले ऑप्शन में कला कौशल की बात नहीं की जाती तो हो सकता था कि ये भी ऑप्शन थोड़ा बहुत सही होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे कला कौशल की बात की जा रही है इसलिए सृजनात्मकता की भी यहाँ पे कुछ खास वैल्यू नहीं रह जाती। और वही देखिए सृजनात्मकता, रचनात्मकता लगभग एक ही चीज है, और चौथे ऑप्शन में वही रचनात्मकता की बात की गई है, लेकिन इसमें कहा गया है क्या कि इसको प्रोत्साहित करता है। हमेशा पैटर्न को पहचानना जो होता है वो रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। कैसे? अगर कोई भी पैटर्न बच्चे को दे दिया जाए और कहा जाए उसे पहचानने के लिए, तो बच्चे में क्या होगा, रचनात्मकता की जो भावना होगी, बच्चे की क्रिएटिविटी जो होगी वो उससे इम्प्रूव होगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 कि कक्षा 3 में आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों को निम्नलिखित यानी नीचे लिखे हुए कुछ पैमाने दिए हैं। जैसे कि कौन से पैमाने दिए हैं? संकल्पना को समझना, गणितीय विवेचन करना, गणित के प्रति बच्चे की क्या अभिवृत्ति है, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करने हेतु बहुल विधियों यानी बहुत सारे तरीकों को ढूंढना, उनकी प्रगति जो थी बच्चों की उसे रिकॉर्ड किया गया, लिपिबद्ध किया गया। इस प्रकार के आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी होगी किस चीज में? यानी ये सारी जानकारी जो गणित के अध्यापक ने इकट्ठा की, रिकॉर्ड की, इन सब जानकारियों के आकलन में सबसे कम यानी लीस्ट उपयोगी कौन सा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए और उनकी आवश्यकताओं पर आधारित शैक्षणिक योजनाओं के विकास के लिए। ये ऑप्शन सही हो सकता है दोस्तों। इसका प्रयोग किया जा सकता है कि बच्चे की जो आवश्यकता होगी, बच्चे जहाँ कहीं भी जिस किसी भी चीज में कमजोर होंगे, तो सही शैक्षिक योजना बनाकर बच्चे की उस चीज का विकास करना, उसकी भरपाई करना। अगला ऑप्शन देखिए क्या है, विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों की वरीयता क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, जिसे कहा जाता है क्या दोस्तों, रैंकिंग। बच्चे का क्या करना, रैंकिंग करना, बच्चे को पोजीशन देना। जैसा कि
आमतौर पर हर एक विद्यालय में, जब तक मैं स्कूल में गई हूँ दोस्तों, यही देखी हूँ कि यही किया जाता है ज़्यादातर। इन सारे चीज़ों का क्या किया जाता है, बस रैंकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है कि क्लास में फर्स्ट आए, सेकेंड आए, थर्ड आए या फिर लास्ट आए। लेकिन ये सबसे कम उपयोगी है, हमेशा याद रखें, यही है सबसे कम उपयोगी। बच्चे को अंक के आधार पर उसे वरीयता यानी क्रम में व्यवस्थित करना, बच्चे को रैंकिंग देना सबसे कम उपयोगी है। वैसे अगला ऑप्शन भी देख लें, हो सकता है इससे भी कम उपयोगी कुछ हो, कि विद्यार्थियों द्वारा दिए गए गलत जवाब वाले प्रश्नों को समझना। ये भी सही है कि अगर विद्यार्थी गलत जवाब दे रहा है तो उस प्रश्न को फिर से समझने के लिए, बच्चे को भी समझने में मदद करने के लिए, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति को समझने के लिए ये भी सही है कि अगर इसके द्वारा बच्चे की अब जो अभिवृत्ति होती है उसका भी पता लगाया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर था। अभिवृत्ति माने मतलब होता है एटीट्यूड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 कि एक बच्चा कहता है कि 1/2 जो होता है वो 1/3 से छोटा होता है। वह 1/2 को 1/3 से छोटा क्यों कहता है? क्योंकि बच्चे को लगता है कि 2 जो है वो 3 से क्या है, छोटा है। तो इस गलत धारणा, ये बच्चे की जो गलत भ्रांति बन गई है, उसके निवारण हेतु इनमें से कौन सा तकनीक सबसे कम मददगार होगा? हमेशा क्वेश्चन को ध्यान दें, कई बार ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा मददगार होगा, और अभी बार बार पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे कम मददगार होगा। तो सबसे पहला, यानी इसमें से 3 ऑप्शन जो है दोस्तों वो सही होंगे और एक ऑप्शन हो सकता है कि गलत हो। तो पहला ऑप्शन है कि बच्चे को व्याख्या देना कि भिन्नों में हर की संख्या जो होती है, यानी हर कहते हैं भिन्न में जो हर की संख्या होती है कि बड़े होने का अर्थ होता है कि भिन्न छोटा होना होता है। या फिर वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग करके दोनों भिन्नों के साकार कल्पना करने में छात्र की मदद करना, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है विभिन्न उदाहरणों में पेपर फोल्डिंग की सहायता लेना और विभिन्न भिन्नों की तुलना करना, ये भी सही है कि एक पेपर को फोल्ड करना, फिर उसे बताना बच्चे को कि कौन सा बड़ा है फिर कौन सा टुकड़ा छोटा है, ये भी सही है। दोनों भिन्नों का चित्रात्मक निरूपण करना, इसका भी किया जा सकता है उपयोग। तो दोस्तों इसमें से सबसे कम यानी सबसे लिस्ट जो है वो कौन सा है? तो सबसे पहला ऑप्शन इसका सबसे कम मददगार होगा, क्योंकि बच्चे को अगर हम व्याख्या देंगे, बच्चे को किसी चीज के लिए अगर लेक्चर देंगे, उससे ज्यादा अच्छा होगा, मतलब बच्चे को बोल करके अगर बता दे कि हर की संख्या बड़े होने का अर्थ होता है भिन्न छोटा होना। यानी हर कहते हैं दोस्तों न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो आप जानते ही होंगे, हर कहते हैं नीचे वाले को, यानी जिसका हर ज्यादा बड़ा होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। अगर ऐसा बच्चे को बस व्याख्या दे दे, लेक्चर दे दे, उससे अच्छा है कि बच्चे को कुछ करके सिखाएं, जैसे वास्तविक वस्तुओं से जोड़ के दिखाएं, उदाहरण देना पेपर फोल्डिंग का, या फिर चित्रात्मक निरूपण करके, ये सारे तरीके सही है सिवाय किसके, ऑप्शन नंबर 1 के। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 54 कि स्वतः शोध जिसे कहा जाता है ह्यूरिस्को लिखा हुआ है, हाँ ह्यूरिस्को कहा जाता है। ह्यूरिस्को शब्द का क्या मतलब है? एक विधि थी, एक मेथड की बात की गई है आपके मैथ के पैडागोजी के कॉन्सेप्ट में ह्यूरिस्को मेथड की बात की गई है, ह्यूरिस्को विधि की। तो वहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूरिस्को शब्द जो होता है स्वतः शोध, यहाँ पे अगर हिंदी आप पढ़ ले तो शायद आपको पता चल ही जाए इसका क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों ह्यूरिस्को का मतलब होता है क्या, टू डिस्कवर, खोज करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुश्री जेनी कक्षा 2 की अध्यापिका हैं, उन्होंने अपने छात्रों से पूछा कि यदि आपके पास 3 दहाई और आपको 3 इकाई में से निकालनी है तो शेष संख्या क्या मिलेगी? यानी 3 दहाई में से 3 इकाई निकालनी है तो आपके पास कितनी संख्या शेष मिलेंगी? तो इस पर एक छात्र ने उत्तर दिया कि इसका उत्तर 0 आएगा। छात्र क्या सोचा, 3 दहाई में से 3 इकाई, यानी वो दहाई के स्थान को भी इकाई के स्थान पर ही रख करके बोला कि इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा।
तो इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री जेनी को सर्वप्रथम किस चीज पर बल देना चाहिए? क्या अभ्यास के लिए इसी प्रकार के और ज्यादा प्रश्न देने चाहिए? क्या दोस्तों उसे ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड पर फोर्स डालना चाहिए? हमेशा याद रखें, और ज्यादा प्रश्न देंगे बच्चे एक ही प्रकार की गलती बार बार करते जाएंगे। अगला ऑप्शन है पहले योग की संक्रियाओं को सुदृढ़ करने पर और फिर व्याकलन की ओर बढ़ने पर। क्या पहले बच्चे को जोड़ना सिखाएंगे उसके बाद घटाना सिखाएंगे, या फिर विभिन्न क्रियाशील अनुभवों द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने पर जोर डालेंगे, या फिर व्याकलन की केवल मानक कलन विधि के शिक्षण पर, यानी घटाव का जो होता है केवल मानक विधि उस पर जोर डालेंगे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा बल किस चीज पे दिया जाना चाहिए? सबसे ज्यादा बल दिया जाना चाहिए विभिन्न क्रियाशील अनुभवों पर, यानी स्थानीय मान की जो अवधारणा होती है, जैसे 3 दहाई कहा गया तो ये बताया जाए यानी 3 दहाई है तो इकाई के स्थान पर भी कुछ होगा, और 3 इकाई है यानी इकाई को इकाई में से ही घटाया जाता है। ऐसे स्थानीय मान की अवधारणा को बच्चे को क्या करना चाहिए? सुदृढ़ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किल ऑफ मेजरिंग टाइम, यानी समय को मापने के लिए कौन सा कौशल सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है घड़ी में समय देखना, एक घटना की अवधि का ज्ञात करना, समय मापने की अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना, या फिर रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना। दोस्तों क्या आप रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगा के मापने की कौशल को विकसित कर सकते हैं? समय को मापने की कौशल को ये नहीं किया जा सकता, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला कौशल है कि हस्त कौशल, सामग्री का प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियों का संदर्भ, ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करते हैं। ये 5 तरीके दोस्तों क्या प्रदर्शित करते हैं? गणितीय विचार, ज्यामितीय उत्पत्ति, गणितीय पाठ्यक्रम, या फिर गणितीय शब्दावली। तो दोस्तों ये सभी क्या प्रदर्शित करते हैं? ये सभी गणितीय विचार प्रदर्शित करते हैं, मैथमेटिकल आइडियाज प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है किस चीज में? ध्यान दें, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। प्राथमिक स्तर पर गणित की जो पहेली होती है वो हल करने में सहायता करती है कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने में? बिल्कुल नहीं। ना ही छात्रों को मनोरंजित करने में सहायता ली जाती है गणितीय पहेली की? तो दोस्तों अगर बच्चे को मनोरंजित ही करना है तो किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, जरूरी तो नहीं कि गणितीय पहेली से मनोरंजित किया जाए। आगे है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करना, या फिर समस्या समाधान के कौशल को स्मृति विलोप अनलर्न करने में सहायता करना। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है? इसका सबसे बेस्ट है क्या? समस्या समाधान जो होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होती है, उसे प्रोत्साहित करके गणितीय पहेली का सहायता लिया जाता है। यानी बच्चे को गणित में कोई पहेली बताई जाती है, बच्चे अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होता है उनका, वो इस चीज से बढ़ता है, और बढ़ने में गणितीय पहेली क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है वैन हिले के ज्यामितीय विवेचन से। मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ गणित की क्लास में कि वैन हिले से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हर एक बार आता ही है। एक से ज्यादा आ जाए तो अलग बात है, लेकिन आज तक एक भी पेपर ऐसा नहीं आया है जिसमें वैन हिले के एक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हो। तो वैन हिले के ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण का उदाहरण है? तो दोस्तों वैन हिले ने 4 स्तर दिए थे, और वो शुरू कहाँ से हुआ था? 0 से। 0 स्तर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे 4 स्तर की बात की थी वैन हिले ने। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विश्लेषण स्तर का उदाहरण आपसे। तो देखिए 4 दिया हुआ है। एक दिया हुआ है सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण है।
यानी यहाँ पे आप ध्यान दें कि सीमा क्या जानती है कि समद्विबाहु त्रिभुज जो है उसके 2 बराबर भुजा भी है और 2 बराबर कोण भी है। यानी क्या, ये विश्लेषण, ये समद्विबाहु त्रिभुज की जो विशेषता है उसे जानती है, ये विशेषता जानती है। यानी सीमा क्या है, विश्लेषण के स्तर पर है। जैसे अगला ऑप्शन देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति की क्या कर रही है, पहचान कर रही है कि 3 सीधी रेखाएं बंद होती हैं तो क्या बनती है, एक त्रिभुज बनती है। तो ये बस पहचान कर रही है। और पहचान किस स्तर पे आता है, पहचान 0 स्तर पे आता है, जिसे कहते हैं क्या, विजुअलाइजेशन स्तर कहते हैं इसे, उसमें आती है। यानी आपको ये चारों स्तर अच्छे से पढ़ लेना होगा ताकि आप वेन हिले के क्वेश्चन से 1 नंबर पा सके। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि एक कक्षा में गणितीय कथनों में से कौन सा गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है। तो दोस्तों लैंगिक पक्षपात का सूचक कौन सा है, चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि गणित की पाठ्य पुस्तकों में महिला गणितज्ञों की सफलता का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है, या फिर गणित अधिगम के लिए लड़कियों और लड़कों को एक समान अवसर दिए जाने चाहिए। इसमें तो लैंगिक पक्षपात कहीं भी नहीं दिख रहा। गणित में उच्चतर शिक्षा के लिए लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए, यहाँ भी लैंगिक पक्षपात की बात नहीं हो रही है। लड़कों को गणित में सफलता का श्रेय उसके सामर्थ्य को दिया जाना चाहिए, जबकि लड़कियों में सफलता का श्रेय उसके प्रयासों को दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल लैंगिक पक्षपातता दिख रही है कि अगर लड़के सफल हो रहे हैं तो वो लड़के समर्थ हैं इसलिए सफल हो रहे हैं, और अगर लड़की सफल हो रही है यानी वो बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास की है, इसलिए वो सफल हो रही है। तो यहाँ पे लैंगिक पक्षपात की भावना दिख रही है। यहीं पे खत्म होता है आज का सारा क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ईवीएस के क्वेश्चन, तो शिक्षा सिंधु के साथ जुड़े रहिएगा। 2022 के सीटेट की तैयारी में जोर शोर से जुड़े रहिएगा। अगर पसंद आया हो तो बिना लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, शिक्षा सिंधु को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो वो भी हमें बताएं। साथ ही हम लोग सॉल्व करेंगे 2021 के सभी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सारे सीटेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।